नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो पैसेंस रखिएगा और पेन कॉपी मेरे साथ उठा लीजिए, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, आप पहले ये जान लीजिए नंबर सिस्टम क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको कि संख्याओं को जो व्यवस्थित करने का क्रम होता है या संख्याओं को जो व्यवस्थित करने का तरीका होता है, वही हमारा कहलाता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे उसका बेसिक पढ़ेंगे पहले हम कि नंबर्स क्या होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए ये सब एकदम बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, ये नहीं आएगा तो आप मैथमेटिक्स में मतलब कुछ जानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए मेरे साथ। चलिए नंबर सिस्टम, तो पहले हम जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स मतलब संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, संख्या क्या होती है, याद रखिएगा। संख्या किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। मतलब डिजिट से मिलकर क्या बनती है, हमारी संख्या बनती है। कोई संख्या किससे मिलकर बनती है, डिजिट से मिलकर बनती है। जैसे मैं कोई संख्या लिखूं 345, ये 345 है। ये 345 एक संख्या है जो कि कितने डिजिट से मिलकर बनी है, 3 डिजिट से मिलकर बनी है। ठीक है, ये 345 एक संख्या है जो कि कितने डिजिट से मिलकर बनी है, 3 डिजिट से मिलकर बनी है। तो आप समझ गए होंगे कि संख्या अलग है और अंक अलग है। संख्या जो होता है वो अंकों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हम इसका आगे ध्यान देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमें नेचर से मिलती हैं। जैसे कि हम किसी वस्तु कोई वस्तु हमारे पास रखी हुई है और हम उसका काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और वो जितनी वस्तु होगी उतना तक हम काउंट करते चले जाएंगे। तो जैसे प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो यह संख्याएं पूर्ण बन जाएंगी। ठीक है, यदि इसमें हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या बन जाएंगी हमारी, यह संख्याएं क्या बन जाएंगी, पूर्ण बन जाएंगी। मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब जीरो को पूर्ण संख्याओं के रूप में क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो की क्या हुई है, खोज हुई है। जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। अब हम जीरो को इसने सम्मिलित कर लिए तो क्या कर लिया हमने, पूर्ण संख्याएं प्राप्त कर ली। अब पूर्ण संख्याएं के बाद हम पढ़ते हैं क्या, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जैसा कि नाम से ही आपको पता है धनात्मक संख्याएं, तो जो प्लस में संख्याएं होती हैं, जो प्लस में होती हैं वो क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह से एक होता है क्या, ऋणात्मक संख्याएं। क्या, ऋणात्मक संख्याएं। तो इसका भी नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो माइनस में संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, जैसे कि ये हमारी एक रेखा है और इस रेखा में ये मूल बिंदु होता है शून्य। शून्य के इधर की संख्याएं, मतलब दाएं साइड की संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और शून्य के बाएं साइड की संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, तो ये जीरो के बाद शुरू होगी 1 से लेके इनफाइनाइट तक।
पूर्ण संख्या है, 0 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये पूर्ण संख्याओं के रूप में आ गया। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 के दाएं साइड हैं, मतलब मूल बिंदु के दाएं साइड हैं, वो क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्याएं। और मूल बिंदु के बाएं साइड की संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो धनात्मक संख्याओं की शुरुआत कहाँ होती है, कहाँ से होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्याएं, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके, माइनस मतलब यहाँ पर कोई तो बिंदु नहीं है, ये अनंत तक जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक की संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे 1 होता है, -1, यहाँ पे -2, -3, -4, इसी तरह बढ़ता चला जाता है। और इधर की संख्याएं +1, +2, +3, +4, ठीक है, और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि -2 से +2 के बीच का अंतर क्या है, मैं बोलूँ आपसे कि -2 और +2 के बीच का अंतर कितना है, +2 के बीच का अंतर कितना है, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं हम, -2 से। -2 से देखिए 1, 2 और 3 और ये 4, मतलब -2 से लेके +2 तक के बीच का अंतर कितना है, 4 संख्याओं का अंतर है। कितने संख्याओं का अंतर है, 4 संख्याओं का अंतर है। तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, अंतर का मतलब ही होता है क्या, अंतर का मतलब ही होता है क्या, माइनस करना, ठीक है। मतलब छोटी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करना, माइनस करना होता है, ठीक है, घटाना होता है। तो देखिए जैसे इसी तरह से मैं आपको पूछूं कि ये बताइए -3 बड़ा है या -3 बड़ा है या -15 बड़ा है, ठीक है, -3 बड़ा है या -15 बड़ा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब -3 बड़ा है या -15 बड़ा है। अब देखिए ऋणात्मक संख्याएं यदि हैं तो 0 के जितने पास की संख्याएं होंगी वो बड़ी होंगी, और जितना दूर होती चली जाएंगी उतनी ही संख्या छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये -3 कहाँ है, यहाँ पे है -3, मतलब 0 के यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद -15 कहाँ आ जाएगा, इधर बाएं साइड पड़ेगा और काफ़ी दूर पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है वो इतनी ही छोटी होती है, और प्लस की जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद यही है। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, भाज्य संख्या। इसके पहले पढ़ लेते हैं हम सम संख्या, ठीक है, सम और विषम संख्या, ठीक है। तो आपको पता है सम संख्या क्या है, आप शायद सेकंड क्लास से पढ़ते आते होंगे सम संख्याएं क्या हैं। तो आपको पता है सम संख्या मतलब जिसमें जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वही क्या है, सम है। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वही क्या है, सम है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और विषम संख्याएं क्या कहलाएंगी, जो 2 से डिवाइड ना हो, जिसमें 2 से पूर्णतः भाग ना जाए, वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं, या फिर ये भी कह सकते हैं जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, जिसका अंतिम अंक क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 हो, ठीक है। अंतिम का अंक, अंतिम अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, ये भी क्या है, लास्ट डिजिट या अंतिम अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो। थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है तो आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या फिर ये कह दें कि जिसमें 2 से भाग चला जाए वो सम, जिसमें 2 से भाग ना जाए, या फिर जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्याएँ कहलाएंगी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मतलब वह संख्या होती है जो अपने मतलब स्वयं और एक के अलावा यदि अन्य किसी एक भी संख्या से विभाजित हो जाती है,
अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, मतलब उसमें भाग चला जाता है किसी दूसरी संख्या से, एक और खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग चला जाता है, तो वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए वह क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या, क्योंकि एक से तो हर संख्या विभाजित होती है और स्वयं से भी तो हर संख्या विभाजित होती है। ठीक है, तो एक से हर किसी में भाग चला जाता है, इसीलिए एक और स्वयं को छोड़ के यदि किसी भी एक संख्या से विभाजित हो रही है तो वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, याद रखिएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं जिसका गुणनखंड क्या हो? गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 से अधिक। जिस भी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होता है? भाग देना। ठीक है, गुणनखंड मतलब क्या होता है? जिससे भाग चला जाए। जैसे मैंने बोलूँ 6 का गुणनखंड क्या है? कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? 6 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? मतलब ये होता है कि 6 से किस किस संख्या में भाग चला जाएगा। 6 से किस किस संख्या में भाग चला जाएगा। तो 6 से किस संख्या में भाग चला जाएगा? देखिए 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 से 1 में चला जाए, 1 से चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 6 से खुद चला जाएगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 4, जो कि 2 से क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब 4 गुणनखंड हो गए इसके। तो 4 गुणनखंड हो गया, मतलब ये किस में शामिल हो गया? भाज्य संख्या में शामिल हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? उसी का जस्ट अपोजिट होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया, एक से तो हर संख्या विभाजित हो जाती है और स्वयं से भी हर संख्या विभाजित हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। वह संख्या क्या कहलाएगी? हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसा कि देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा, ठीक है, किसी से भी भाग ना जाए, अलावा किसी से भाग ना जाए। ठीक है, और यही इसका अपोजिट था भाज्य में, कि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित होना चाहिए, वही क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? अपनी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपका 2, जो कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक को उसमें सम्मिलित कर देते हैं, मतलब अभाज्य संख्या एक बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। याद रखिएगा, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, एक विषम संख्या है। ठीक, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो क्या है? 3 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब एक पता हमें कैसे चलेगा कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? छोटी संख्या है तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या है तो हमें पता चल जाएगा। यदि मैंने आपसे पूछ लिया कि 20 से लेके 40 तक की संख्याओं में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो आप गिनते रह जाएंगे और इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक मैं आपको फार्मूला देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा किस किस संख्या के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 1 से 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25 होती हैं। कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती है। 1 से 50 तक के बीच में कितनी होती है? ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा आप। 44
22, 32, 23, 21। इसको आप मेरा मोबाइल नंबर समझ के याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा आप टाइम ना लें, ठीक है। मतलब इसका क्या है, 0 से लेकर 10 तक की संख्याएं, 0 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4। इसी तरह से 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 4। इसी तरह 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 2। इसी तरह 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 2। इसी तरह 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 3। इसी तरह आता जाएगा। याद रखिएगा 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक होती है। कौन सी होती है, आप सोचिए थोड़ा सा और मुझे जवाब दीजिए। कौन सी होती है, 97। यही क्या है, अभाज्य संख्या है 90 से और 100 के बीच में। तो देखिए टोटल कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई 1 से 100 तक के बीच में, 50। सॉरी 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हो गई, 25 हो गई। कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है। तो 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 25। और यदि मैं पूछूं आपसे, लिख देता हूं यहाँ पे, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 15। 1 से 100 तक के बीच में 25, ठीक है। 1 से 50 तक के बीच में कितनी है, ठीक है, तो 15। इसी तरह से 50 से 100 के बीच में पूछूं तो क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। एग्ज़ाम में पहले ये आता था, ये फॉर्मेट आता था, डायरेक्ट रट जाता था, रट लेते थे उसको, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या कर लेते थे, रट लेते थे, रट्टा मार लेते थे। लेकिन अब क्या पूछता है, 30 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अब काउंट करना पड़ेगा। 30 से 70 के बीच में यदि अभाज्य संख्याओं का पता लगाना है हमें, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। देखिए तो इसीलिए मैंने आपको बताया है 30 से 70 के बीच में यदि अभाज्य संख्याएं आपको निकालना है तो काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए तीसरे की बात चौथे से उठा लीजिए, यदि 30 से पूछा है तो चौथे से उठाइए, क्योंकि ये तो 20 से 30 वाली हो गई और 30 से 40 के बीच में ये है, ठीक है। 30 से 40 तक के बीच में ये है। ये देखिए यहाँ से उठा लीजिए, कहाँ तक आप, ये देखिए यहाँ तक 70 तक, ठीक है। ये यहाँ तक उठा लीजिए, ठीक, इतनी ही है, ठीक है। क्योंकि ये 70 से 80, ये 80 से 90 और 90 से 100, ये कितनी हो गई, 3 2 5 और 2 7 2 9, मतलब 30 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और ये 70 से 80 हो जाएगा। इसको गलती मत करिएगा, इसको लेने की गलती मत करिएगा। तो डायरेक्टली पूछेगा 30 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इसी तरह काउंट करके बता सकते हैं कितनी, 9 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, 44, 22, 32, 23, 21। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा 44, 22, 32, 23, 21। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में टाइम ना लगे। देखिए एग्जाम में पहले तो ये आता था, अब क्या आने लगा है, ये आने लगा है। एग्जाम में क्या आने लगेगा, ये आने लगा। बीच बीच का पूछता है तो आप काउंट करते रह जाएंगे, इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। इसीलिए ये हो गई अभाज्य संख्याएं हमारी, ठीक है। उम्मीद है ये याद रहेगा आपको, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं हो गया, अभाज्य संख्याएं हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं हो गया। अब पढ़ते हैं क्या हम, परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं हो गई। अब पढ़ते हैं हम परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या मतलब जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकें, मतलब जिसका अंश भी हो और हर भी हो हमारे पास। याद रखिएगा Q कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। Q क्या नहीं होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इनफाइनाइट कर देगा। क्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और याद रहे Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या। 3/4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ये 4 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसा मत सोचिएगा इसका अंश बस है, हर नहीं है, हर भी है। हर कितना है, 1 है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये 5/1 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यदि मैं कोई अंडर रूट लिखता हूँ, याद रखिएगा क्या लिखता हूँ, अंडर रूट लिखता हूँ। जैसे
भ्रमित करने के लिए क्या लिख दिया 4, तो ये तो टूट जाएगा, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, बाहर आएगा 2, क्योंकि 2 का जोड़ा बनेगा, ये भी मैं आपको करणीय एवं घातांक में पढ़ाऊंगा। ये 2 का जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आएगा, ये बचेगा क्या 2, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 है ये किस में आ गया, परिमेय संख्या में आ गया, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन मैं ये लिख दूं आपको कि √3 क्या है, परिमेय है अपरिमेय, तो ये याद रखिएगा ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी 1.732 लगातार ऐसे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मतलब ये क्या है अशांत दशमलव है, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई क्या है, पूछता है पाई क्या है, परिमेय है अपरिमेय संख्या है, तो पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, क्योंकि क्या है इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पाई का मान तो 22/7 होता है, जी हाँ 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई क्या है अपरिमेय, क्योंकि पाई एक चिन्ह है, क्या है एक सिंबल है, क्या है पाई एक सिंबल है, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या है आपको पता चल गया होगा, इसी का जस्ट अपोजिट जिसे हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, पाई अपरिमेय संख्या, √3, √2, √5, ये सब क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या के बाद क्या पढ़ते हैं, एक होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य जोड़ा बोलिए या सह अभाज्य संख्या बोलिए, ऐसे 2 नंबर्स जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, ऐसी 2 संख्याएं जिसमें कोई भी चीज़ क्या हो कॉमन ना हो, ऐसी 2 संख्याएं जिसमें कोई भी चीज़ क्या हो कॉमन ना हो। जैसे देखिए 2 और 3 में कोई चीज़ कॉमन है क्या, नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई चीज़ कॉमन है क्या, नहीं है। 1 के अलावा अन्य कोई भी चीज़ कॉमन ना हो इनके गुणनखंड में, इनका गुणनखंड निकालिए और उसमें याद रखिए कोई भी एक चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए इसके अलावा। ठीक है, 1 के अलावा ये क्या है 2 और 3 क्या है सह अभाज्य गुणनखंड है, मतलब सह अभाज्य संख्या है। 4 और 5 क्या है सह अभाज्य संख्या है। 7, 9 सह अभाज्य संख्या है। 5, 7 ये भी क्या है सह अभाज्य संख्या है। 15, 17 ये भी क्या है सह अभाज्य संख्या है। 4, 17 ये भी क्या है सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि मैं बोलूँ ये 7 और 14 क्या सह अभाज्य है क्या, नहीं है। इसमें क्या कॉमन है 7 कॉमन है, क्या है 7 कॉमन है, तो ये सह अभाज्य नहीं है। मैं बोलूँ 2 और 6 सह अभाज्य है क्या, नहीं, इसमें 2 कॉमन है, ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सह अभाज्य संख्या क्या है, और जिसे नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो रिमाइंड करके देख लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय भी हो गई अपरिमेय भी हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या क्रमांगत संख्या क्या होती है, क्या क्रमांगत संख्या क्या होती है। ठीक है, क्रमांगत संख्या क्या होती है, आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि क्रमांगत संख्या क्या होती है। जैसा कि आपको पता है क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को क्रमांगत संख्या कहते हैं। क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं क्रमांगत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 ये क्रम से आने वाली संख्या है, तो ये क्या है क्रमांगत है। इनका अंतर कितना होता है, इनका अंतर कितना होता है, इनका अंतर हमेशा कितना होता है 1 होता है। इनका अंतर कितना होता है 1 होता है। क्रमांगत संख्या क्या होती है, क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं क्रमांगत संख्या कहते हैं, और इनका अंतर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं बोलूं क्रमांगत सम संख्या, क्रमांगत सम संख्या क्या होता है। अब देखिए यदि क्रमांगत सम संख्या, यदि पहली क्रमांगत संख्या x मानेंगे तो दूसरी क्या मानेंगे हम, पहली क्रमांगत संख्या x मानेंगे तो दूसरी क्या मानेंगे x+1, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आएगा, क्योंकि इनका अंतर क्या होता है 1 ही होता है।
तीसरी क्या मानेंगे x+2, चौथी क्या मानेंगे x+3, इसी तरह हम मानते चले जाएंगे डैश डैश डैश। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब क्रमांगत सम संख्या की बात करते हैं। तो क्रम से आने वाली सभी सम संख्याओं को क्रमांगत सम संख्या कहते हैं, ठीक है। क्रम से आने वाली सभी सम संख्याओं को क्रमांगत सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही ये क्या है, क्रमांगत सम संख्या है, ठीक है। पहली क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इनका अंतर कितना होता है, अंतर कितना होता है, अंतर होता है कितना, 2, ठीक है। अंतर कितना हो रहा है, 2। क्रमांगत सम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, क्रमांगत विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, क्रमांगत विषम संख्याएं, क्रमांगत विषम, विषम संख्या, क्रमांगत विषम संख्या, ठीक है। क्रमांगत विषम संख्याएं क्या होती हैं, नाम से विदित है, क्रम से आने वाली सभी विषम संख्याओं को क्रमांगत विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी, क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को, क्रम से आने वाली सभी विषम संख्याओं को क्या कहेंगे, क्रमांगत विषम संख्या कहते हैं। तो क्रमांगत विषम संख्या क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, क्रमांगत विषम संख्या। इनका भी अंतर क्या होता है, यदि मैं बोलूँ तो अंतर क्या होता है, वही 2 होता है। देख लीजिए अंतर 2 होता है। अब याद रखिए, जब इसका अंतर और इसका अंतर, दोनों का अंतर सेम होता है, तो यदि मैं यहाँ पहली क्रमांगत संख्या x मानूंगा, पहली क्रमांगत सम संख्या x मानूंगा, तो दूसरी क्या मानूंगा, x+2, तभी तो इनका अंतर क्या होगा, 2 बनेगा। और फिर x+4, फिर इसी तरह बनाते जाएंगे। इसी तरह यहाँ भी अंतर 2 है, इसलिए यदि हम पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी क्या मानेंगे, दूसरी मानना पड़ेगा हमें x+2 ही। याद रखिएगा, ये सम है, ये विषम है, लेकिन अंतर इन दोनों का 2 ही है, इसीलिए क्या हम पहली x मानेंगे तो दूसरी इसकी क्या मानना पड़ेगा, यही जो सम की माने हैं, x+2, x+4, x+6, इसी तरह आता जाएगा। अब आपके माइंड में डाउट चलने लगा होगा, आपके मन में तुरंत डाउट चलने लगा होगा कि यार ये जब पहली संख्या ऐसा है तो दोनों का सेम क्यों है, तो फिर सम है, ये भी यहाँ भी सम संख्याएं आ रही। तो याद रखिएगा, यहाँ x का मान हमेशा क्या होगा, सम होगा। x का मान क्या होगा, सम होगा। यहाँ x का मान क्या होगा, हमेशा विषम होगा। अब कोई भी आप यहाँ पे विषम संख्या x का मान रख के देख लीजिए, सारी संख्याएं विषम संख्या बनती चली जाएंगी। जैसे यहाँ 2, यदि मैं 3 रख दिया तो 3 2 ये 5 हो गया, 3 5, फिर 3 4 3 7, इसी तरह बनता चला जाएगा। और इसी तरह x का मान यदि यहाँ सम रख दिया, 2 ले लिया तो 2 2 4, 4 2 6, बनता चला जाएगा। तो डिफरेंट आपको समझ में ही आ गया होगा, सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमांगत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमांगत विषम संख्या क्या होती है, इसको मानते कैसे हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में ही आ गया होगा। तो याद रखिएगा, ये बेसिक है। यदि आपसे ये नहीं बनेगा तो कोई भी आगे का चैप्टर आपको कोई भी पढ़ा नहीं सकता है। कोई भी टीचर हो, कितना भी अच्छा टीचर हो, आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता यदि ये बेसिक आपसे नहीं बनता है तो। क्योंकि ये हम हमेशा कब पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते हैं। ये मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक है, तो इसे लिखिए, पढ़िए और बिल्कुल रट जाइए, ठीक है। रटने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आराम से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल हम दूसरी क्लास में, और कल पढ़ेंगे हम भाज्यता के नियम, ठीक है। भाज्यता के नियम की संख्याओं का आपको पहचान हो गया, और कल हम पढ़ेंगे भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम मतलब कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। कल की क्लास में हम ये सीखेंगे। तो चलिए, वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। धन्यवाद।